हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर जेडब्ल्यू नीट का फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था काफी टाइम पहले एंड इस चैप्टर के अंदर लगभग पूरे चैप्टर कवर है और इसके अंदर काइनेमेटिक इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारे हमने किए। उसके बाद जो टॉपिक आया था वो आया था ग्राफ्स का। ठीक है, सो हमने तीन तरह के मेनली ग्राफ पढ़े। एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ग्राफ, जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज वीटी ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ। ठीक है ना, ये तीन ग्राफ हमने स्टडी किए थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, आपको याद रखें ये चीज कि हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर जो बात काम आएगी वो ये थी कि एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ में से अगर कोई भी ग्राफ हमको गिवन है और हमको बाकी की चीजें निकालने के लिए पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि हमको एक्सटी ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, तो एक्सटी ग्राफ गिवन है, आपको बोला जाए कि एक्सटी ग्राफ गिवन मतलब कि आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस एंड टी दे रखा है, आपको बोले कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालिए, तो हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे उसकी बात मैंने की थी आपसे। ठीक है ना, सो हमने बोला कि अगर एक्सटी ग्राफ है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है मींस कि एक्स बाई टी जो होता है, अच्छा एक्स बाई टी करने पर क्या जो फॉर्मूला मिलता है, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करने पर फॉर्मूला मिलता है, बिल्कुल मिलता है, जो कि होता है वेलोसिटी का। ठीक है ना, सो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। स्लोप मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, तो आप क्या निकालेंगे, उस ग्राफ की वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है ना, फिर दूसरी बात आपको पूछ जाए इसी ग्राफ के अंदर कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन इस ग्राफ से नहीं निकलेगा। ठीक है ना, हम इसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एक्सेलरेशन का यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं बनता, एक्स इंटू टी एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है ना, सो अगर हमको एक्सटी ग्राफ गिवन है तो सिर्फ हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे, एक्सेलरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, दूसरी बात, तो हम ये ग्राफ बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको ये ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, उसी तरह से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो एटी ग्राफ के अंदर भी क्या चीजें देखो, ए बाई टी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ए बाई टी आप करें तो ए बाई टी को फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, सो अगर हम वेलोसिटी बाय टाइम बोले, ठीक है ना, तो ये हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, जो कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू, अच्छा वेलोसिटी बाय टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर लेंगे। मतलब जो भी आपको एक्सेलरेशन एटी ग्राफ दे रखा है उसका जो एरिया है, एरिया निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन यहां से हम डिस्प्लेसमेंट फिर से नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन और टी के साथ में कोई रिलेशन अभी नहीं। सही, उसके बाद जो मेन ग्राफ हमारा आता है वो आता है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर हम दोनों तरह की चीजें निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है जो कि मेजॉरिटी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप बाकी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट भी आप लोग निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वीटी ग्राफ से ऊपर लिखा हुआ है, देखिए क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाओ क्या होगा, वी इंटू टी। मतलब कि जो आपको वीटी ग्राफ गिवन है, ये मल्टीप्लाई है, वी इंटू टी करेंगे, मतलब जो भी आपको वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है उसका आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस मिल जाएगा जो भी पूछा है आपको। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, वी बाई टी। वी बाई टी एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? ठीक है ना, सो ये बात सारी बातें हमने की थी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पूरा जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ गिवन है और उसके स्लोप या फिर एरिया अंडर द कर्व निकालने से हमको क्या मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? वो वाला नोट कर ले अगर आप नोट करना चाहे तो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो हमारी काइनेमेटिक की तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एबी, फर्स्ट वाली इक्वेशन है। अच्छा, इसका हमने जो न्यूमेरिकल मेथड था, इसको डेरिवेशन करने का न्यूमेरिकल मेथड जानते हैं ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वही से फॉर्मूला आता है। दूसरा वाला हमारे पास में था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है काइनेमेटिक की। ये भी हमने डेरिवेशन किया था एवरेज वेलोसिटी निकाल के और v माइनस यू की वैल्यू निकाल के, याद है ना आपको? ठीक है ना, और तीसरी हमारी जो काइनेमेटिक इक्वेशन आती है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? अब इन तीनों इक्वेशंस का जो डेरिवेशन हमने किया था वो किया था न्यूमेरिकल मेथड से, मींस की जैसे न्यूमेरिकल से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इन तीनों इक्वेशन का हम जो मेथड, मतलब इन तीनों इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं ग्राफ के हेल्प से, और वही आज हमारा टॉपिक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ मोशन, कि ये तीनों इक्वेशन आप ग्राफ से कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि अगर आपको न्यूमेरिकल से, तो आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी से जा रहा है, आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, टी पूछा है, सारे क्वेश्चन हमने किए। ठीक है ना, 2 बार किए, जब पहले भी चैप्टर किया तब भी किया था, और अभी जेडब्ल्यू नीट के टाइम में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ को देख के क्या आप चीजें फाइंड कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा नोट कर ले, फिर हम ग्राफिकल मेथड पे आते हैं सीधा। चलिए,
अब देखिए बेटा, फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन की किस तरह से डेरिवेशन करें। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब कहने का अर्थ है कि आपको सिर्फ ग्राफ की हेल्प से उसको निकालना है, ठीक है ना, और कोई मेथड नहीं है यहाँ पे। चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए। अब ग्राफ कौन सा लें, अभी आपको बताया कि तीनों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ कौन सा है, वीटी ग्राफ। तो हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम सारी डेरिवेशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको वीटी ग्राफ कोई दे रखा है, ठीक है। अब एक कोई भी अगर पार्टिकल, हमने जब डेरिवेशन किया था आपको याद हो कि हम निकालते हैं कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है और कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है a, तो उसके अंदर रिलेशन हमने निकाला था इस तरह से, ठीक है। अब वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि एक पार्टिकल अगर इनिशियल स्पीड कुछ से जा रहा है, एक पार्टिकल के पास अगर इनिशियली कुछ स्पीड है तो वो स्पीड जीरो तो नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे कि वेलोसिटी है तो ऑब्वियस बात है मीटर पर सेकंड में होगी अभी केस के अंदर, या एसआई के अंदर, और टी है तो सेकंड के अंदर, ठीक है ना। बार बार ग्राफ में हम नोट नहीं करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ में बड़ा बना लेता हूँ ताकि हमारा डेरिवेशन के लिए आपको समझ जाता है। वेलोसिटी होती है या फिर स्पीड जो कि मीटर पर सेकंड में होती है, और टी जो होता है वो हमारा होता है सेकंड के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट है, मतलब 0 पॉइंट है, ठीक है। अब हमने बोला कि एक पार्टिकल अगर इनिशियल स्पीड u से जा रहा है और कुछ टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर आप सोचिए कि उसकी इनिशियल स्पीड मैंने 0 तो नहीं दी है ना, ऐसे तो नहीं बोला पार्टिकल को फ्री फॉल किया है या फिर वो अपने तरीके से चल रहा है, उसकी कुछ इनिशियल स्पीड है। तो कुछ इनिशियल स्पीड है, सपोज मान लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड जो भी है। सो अगर उसके पास में कुछ इनिशियल स्पीड है तो मतलब वो 0 से स्टार्ट तो नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। और वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, आप समझिए कि एक कांस्टेंट रेट से जा रहा है। कांस्टेंट रेट से मतलब कांस्टेंट स्पीड में और कांस्टेंट रेट में फर्क होता है। कांस्टेंट स्पीड से जाना मतलब कि हर टाइम पर उसकी स्पीड वही है जो आपने मानी है। सपोज कि 15 मीटर पर सेकंड अगर एक पार्टिकल की स्पीड है, अगर कांस्टेंट स्पीड की बात करें तो ईच टी पर उसकी स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड की रेट से जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब कि वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। सो उसकी इक्वल टाइम के अंदर अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सो एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी u, तो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, u इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। कुछ टाइम t के बाद जाके उसकी स्पीड कितनी होगी, मान लीजिए आप यहाँ पे आ गई है और ये स्पीड है v, फाइनल स्पीड, ठीक है ना। ये इनिशियल स्पीड है, वो फाइनल स्पीड है, ठीक है। ग्राफ ऐसे शो करेंगे। आपको एक और चीज कह देता हूँ नॉर्मल तरीके से कि किसी भी दो चीजों के बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन होता है, मतलब कि वो दोनों साथ, मतलब इसके बढ़ने से इस पे भी फर्क पड़ता है, कांस्टेंट रेट से दोनों बढ़ते हैं ना, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। आपने इसकी ग्राफ ड्रॉ किया होगा कांस्टेंट स्पीड का, वेलोसिटी का, यही ग्राफ, ठीक है। सो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है। अच्छा, अगर सर कोई बच्चा पूछता है कि सर अगर उसकी इनिशियल स्पीड 0 होती तो हम क्या करते, तो बेटा उस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करते और 0 से लेकर उसको ऐसे ड्रॉ कर लेते, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पे डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करना है मतलब कि हमको ये काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव करनी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या कहते हैं। इसलिए हमको एक इनिशियल स्पीड माननी पड़ेगी और एक फाइनल स्पीड को हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इनिशियल स्पीड में उसका टाइम कितना है 0 और फाइनल स्पीड में उसका टाइम मान लेता हूं t। बोलो सही, मतलब कि एक पार्टिकल, मैं आपको बोलता हूं कि एक पार्टिकल, आप सोचिए कि जब t बराबर 0 है, ध्यान से समझिए, t 0 है मतलब कि इनिशियल टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u दे रखी है। क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि t शुरू हुआ है और उसके पास में किसी पार्टिकल के पास में कोई स्पीड हो, कैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कि आप सपोज कोई व्हीकल जा रहा है, ठीक है ना। अब वो गाड़ी किसी स्पीड से जा रही है, अब वो गाड़ी किसी डिस्टेंस को कवर करके आई और जैसे ही आपके सामने आई और आपने उस गाड़ी को देखना शुरू किया तो आपका t 0 स्टार्ट होता है। लेकिन जब आपने उस गाड़ी को देखना शुरू किया, क्या उसके पास में इनिशियल स्पीड थी, बिल्कुल थी ना, वो उसकी इनिशियल स्पीड है। और आपने जब उसको देखते रहे आप, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड सपोज कुछ कांस्टेंट रेट से बदल रही है तो कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड भी होगी। तो आपने जब देखना शुरू किया और आपने जब तक देखा, ये टाइम है t 0 से लेकर t तक। क्लियर बात हो रही है ना, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि सर t टाइम पे u 0 कैसे, वेलोसिटी कैसे हो सकती है, बात क्लियर कर दी ना। हमने बात की है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हम हमेशा फिजिक्स के अंदर रिलेटिविटी की थ्योरम काम में लेते हैं, मतलब हम रेफरेंस चीजों को मानते हैं। हम मानते हैं कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा क्या होगा, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस पॉइंट आपके रेस्पेक्ट में मानते हैं, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, कि भाई आपने जब t बराबर 0 पे देखा उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, u थी, फाइनल स्पीड कितनी होगी, v होगी। अब देखिए, अब हमको निकालना है भाई, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप देखिए आपको कौन सा ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ गिवन है, ठीक है। हाँ, वीटी ग्राफ के अंदर हमको क्या क्या चीजें मिलती है, देखो बेटा, पहली चीज जो हमको मिलती है वीटी ग्राफ के अंदर, वो मिलता है v बाय टी।
अच्छा v बाई टी करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, v बाई टी करेंगे तो याद कीजिए हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब कि अगर इस ग्राफ का आपने स्लोप निकाल लिया, अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप कैसे होता है, देखिए ये स्टिप आप समझते हैं ना, ये स्लोप इंक्लाइनेशन इसको बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप को निकालते कैसे हैं, तो स्लोप को निकालने का सिंपल तरीका है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। कैसे, सपोज मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूं, कैसे निकालूंगा मैं ग्राफ के मेथड से, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं, कोई पॉइंट आप मान लीजिए या फिर आप सीधा ही कर लेते, ठीक है ना। सो इसके अंदर कैसे करेंगे, आप सोचिए कि आपको एक्सेलरेशन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि v बाई टी जो आपको वो एक्सेलरेशन देगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो आपने बोला कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आपको नहीं लेना है, आपको यहाँ पे ग्राफ से बताना है। आपने क्या बोला कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इस ग्राफ का स्लोप के बराबर होगा, और ग्राफ का स्लोप क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। सो कैसे करेंगे, स्लोप का मतलब होता है v माइनस यू अपॉन में t1 माइनस t2 या t2 माइनस t, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल और जो हमारा t लग रहा है वो, ठीक है ना। v पे टाइम कितना लग रहा है t2 और t1 टाइम कितना किस पे लग रहा है, v पे, u पे लग रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ से हम स्लोप निकालते हैं। एक और तरीका, अगर स्लोप का मतलब होता है, आपको थोड़ी सी आगे बात करूं अगर, तो स्लोप का मतलब होता है, स्लोप इज इक्वल होता है tan थीटा। tan थीटा समझते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है थर्ड वाला रेशियो। अब ये tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम करेंगे, आप सोचिए कि एक स्लोप है, उसका एक तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। अब ये करें कैसे, तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से आता है कि अगर आपको ग्राफ कोई गिवन, नॉर्मल ग्राफ, मैं इन जनरल बात करता हूँ, इसको आप थोड़ा साइड में लिखिएगा। कैसे बात करें कि सपोज आपको कोई एक्स ग्राफ, आपको कोई ग्राफ दे रखा है एक्स और वाई के अंदर, ठीक है ना। एक्स और वाई के अंदर हमने ग्राफ पढ़े, मैथ्स के अंदर पढ़ते जा रहे हैं। अब इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि यहाँ से आपने रवाना ऐसे को ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका x1 पॉइंट है, x1 से लेके ग्राफ कहां तक गया, x2 तक गया। ये इसका y1 पॉइंट होगा जो कि 0 अभी, और ये आपको इसका क्या पॉइंट है, y2। तो इस ग्राफ का जब हम स्लोप निकालते हैं बेटा, स्लोप मतलब tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा बोले तो स्लोप जब निकालते हैं तो हम किस तरह से निकालते हैं, y2 x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y। अच्छा, अब ये नेगेटिव भी आता है तो इसको उल्टा करेंगे तो इसका इस तरह से स्लोप आता है, ठीक है ना। सो ये बातें हम आगे और भी करेंगे मैथ्स के अंदर, लेकिन अभी आप समझ लें कि हम स्लोप किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप जो हमने निकाला इस ग्राफ का, तो एक्सेलरेशन देगा, और वो एक्सेलरेशन कहां का देगा, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में टी का डिफरेंस। बात समझ आएगी ना। आप चाहे तो इनको नाम भी दे सकते हैं, हमने सीधे तरीके से किया। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया। अब एक ही बात करें तो v माइनस यू डिवाइड बाई t2 माइनस t1 करेंगे, तो t2 कितना है t और t1 कितना है 0। तो हमको यहां से एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर हमको ये मिला है तो मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, a को t से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। तो हमारे पास में v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v का बोलो, ये काइनेमेटिक की पहली इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है, ठीक है ना। सो ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक की पहली इक्वेशन प्रूफ होगी, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ क्या कहना चाहता है, आपने ये चीज क्या की कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सपोज ऐसा ग्राफ गिवन है और आपको बोले कि आपको यहाँ पे दे रखा है सपोज 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे दे रखा है 45 मीटर पर सेकंड, आपको बोले कि t 0 से लेकर 30 सेकंड तक है, आपको बोले कि एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वो vt ग्राफ का स्लोप होता है, और स्लोप के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस माइनस इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, डिवाइड बाय सॉरी इन दोनों का डिफरेंस, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब vt ग्राफ से हमको एक और चीज मिलती है जो कि क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया। अब देखिए, अब जो vt ग्राफ है, इस ग्राफ से हमको एक और चीज की जानकारी मिलती है जो कि है एक्स डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जिसको मैं पोजीशन नाम दे देता हूं ताकि एक ही बात से खत्म हो जाए। अब पोजीशन कैसे निकालें, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि vt ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, कर्व का मतलब है जो भी आपको फिगर दे रखा है। अब इसके नीचे ये वाला फिगर एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर जो नीचे की एक्सिस है इसके ऊपर जितना एरिया बना रहा है, देख लो, और ये स्लोप, ये वाला जो ग्राफ है ये इसके ऊपर जितना एरिया बना रहा है नीचे वाला एक्सिस के ऊपर, ये इसका एरिया है। और इसकी जब आप वैल्यू निकाल लेंगे vt ग्राफ के अंदर तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर बात है। अब ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है, इस शेप का हमको एरिया निकालना है।
ये पूरा शेप, ठीक है ना। इसको आप हर बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आपने मैथ्स के अंदर एरिया वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैसे आगे, लेकिन एरिया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब हम बड़े बड़े शेप का एरिया निकालते हैं ना, तो हम कभी भी पूरे शेप का एरिया नहीं निकाल पाते। हम उस बड़े वाले पार्ट को छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है जैसे ये वाला शेप है। अब ये शेप ट्रेपेजियम का होता है, ट्रेपेजियम आपने नाम सुना होगा, लेकिन ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बच्चों को नहीं पता होता तो क्या करेंगे सर, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो बेटा। जैसे ये एक तो बन गया ट्राइंगल और एक बन गया रेक्टेंगल। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आपको आता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आपको रेक्टेंगल का तो बच्चे बच्चे को आता है, वेट इंटू लेंथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में इस पूरे कर्व के अंदर का एरिया आ जाएगा, और वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर? चलिए अब नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, सो ताकि हमको ये पॉइंट को मैंने ओ नाम दिया, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी सी, और ये वाला पॉइंट मैं नाम देता हूं डी, ठीक है, और ये वाले पॉइंट को नाम देते हैं ई, ठीक है ना। किसी भी तरीके से नामकरण आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमको जैसे दिखाया हमने कर लिया। अब देखिए, अब हमको बोला है, अब आप कैसे लिखेंगे, आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो फॉर पोजीशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखता क्योंकि डिस्टेंस फिर नाराज होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन की बात करें तो आप लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व ऑफ VT इज इक्वल टू x, ठीक है ना। वहां पे आप लिखेंगे स्लोप ऑफ VT इज इक्वल टू a, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू VT, ठीक है। VT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब आप बोलेंगे पोजीशन के लिए x। अब x की बात करें कैसे निकालें, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी, कैसे रखेंगे आप, आपके पास में क्या है, दो एरिया है, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैं लिखा हूं ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस रेक्टेंगल OACD का एरिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD और ABC, मतलब इन दोनों शेप का एरिया में निकाल दो और उसको ऐड कर लो, मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी या पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब एरिया की बात करें x, अब एक इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस, तो मैं ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो हाफ इंटू बेस क्या चीज है, ये मतलब कि t माइनस जीरो करेंगे, t माइनस जीरो करेंगे मीन्स t, सो हाफ इंटू टी इंटू में अगर हम बोले इसकी हाइट कितनी है, हाफ इंटू टी है तो इसका बेस आ गया, इसकी हाइट कितनी आ रही है, ये वाली हाइट। अच्छा ये वाली हाइट क्या चीज है, v माइनस यू, सही ना भाई, ये वाला पॉइंट क्या है v और ये वाला पॉइंट क्या है u, तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगी v माइनस यू। और समझ लो भाई, यहाँ पे सपोज आपको हाइट दे रखी 6 मीटर की, ठीक है ना, ऊपर को हाइट दे रखी है 18 मीटर, आपको बोला जाए कि 6 और 18 के बीच की ये हाइट कितनी है, तो आप क्या करोगे, 18 माइनस 6 करोगे ना बेटा, तो 18 माइनस 6 करोगे क्या आएगा 12। वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं v माइनस यू, ठीक है ना, तो आपको ये हाइट मिल जाएगी, और ये वाली हाइट कितनी आएगी v माइनस यू, ठीक है। तो ये कितना आएगा v माइनस यू प्लस, अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है u, सॉरी t, और हाइट कितनी है u मतलब 0 माइनस यू करेंगे, u माइनस 0 करेंगे तो u आएगा, और t माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। सो हमारे पास क्या आएगी, u इंटू टी। यार बोलो समझ में आ रहा है आपको? उससे भी अच्छा तरीका ये कि आप लोग पहले इनका नाम लिखना है। कैसे, मैं इसको, आपने नोट तो नहीं किया होगा, मैं इसको हटा के आपको नाम के तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे तरीके से आए। ग्राफ अगर हमने बात की तो ग्राफ का मेथड है, तो इसको प्रॉपर इज्जत आप जरूर दें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको न्यूमेरिकल मेथड से कर लें, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AC, इंटू में हाइट क्या है BC, और BC किसके इक्वल है, प्लस ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल का एरिया। ये ग्राफिकल मेथड को लिखने का तरीका है, और ये डेरिवेशन अगर आपका एग्जाम में आता है आप प्रॉपर तरीके से करोगे। इंटू में, अब इसका एरिया की बात करो तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, O इंटू A इंटू में O इंटू D, OA इंटू OD हम करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला दिख रहा है सभी को, ओके। अब वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमने प्रीवियसली किया था फटाफट से, x इज इक्वल टू हाफ इंटू t इंटू u माइनस v माइनस u एंड u इंटू t। बोलो सही लिखा है? अब देखिए, अब हम क्या निकाल रहे हैं, s निकाल रहे हैं। s को हमने, आपको याद है न्यूटन लॉ ने क्या नाम दिया, s नाम दिया, चलिए ठीक है। फिर लिखा है हाफ, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, ठीक है ना,
हाफ इंटू टी तक तो बात ठीक है। अब आगे v माइनस यू कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं भाई, v माइनस यू का आप देखिए कि at के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की बात करें तो मैं यहीं पे कॉर्नर में लिख लेता हूं कि a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो अगर आपको v माइनस यू निकालना है तो आप क्या करेंगे a इंटू टी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो v माइनस यू की जगह हम क्या रख लेते हैं a इंटू टी, ठीक बात। अच्छा प्लस u इंटू टी, ऐसे कैसे, चलिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, u इंटू टी को पहले लिख ले क्या, और ये क्या बन गया हाफ इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो हाफ टी स्क्वायर। बोलो सेकंड इक्वेशन हमारी आ चुकी है, या नहीं समझ में आया तुमको, सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब देखिए, अब जो तीसरी इक्वेशन है समझ में आ गया कि अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर की ग्राफिकल मेथड से आप निकालिए v माइनस यू का डेरिवेशन, तो ऐसे करते हैं। समझदार बच्चों का आपका जो अभी थर्ड वाला टेस्ट हुआ उसके अंदर वीटी ग्राफ के अंदर आपको पूछा गया था ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन, अभी जो आपका थर्ड वाला टेस्ट हुआ था अगस्त के लास्ट के अंदर, उसमें आपको ये वाला डेरिवेशन पूछा गया था, समझदार बच्चे ने कर लिया होगा, ठीक है ना, यहाँ कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं थर्ड वाली इक्वेशन, ग्राफ हमारा वीटी चल रहा है, देखो कितना काम का ग्राफ है कि एक ही ग्राफ से हमको सारी चीजें मिल जा रही है फटाफट से। चलिए अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशन, तो बला भी बता दें तीसरी इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब ध्यान फरमाएं यहाँ पर आप लोग कि आपको क्या नहीं गिवन है, टी नहीं गिवन है, और ये फॉर्मूला हम हर बार वहीं लगाते हैं जहाँ पे टी नहीं गिवन होता है। तो आपको इस ग्राफ के अंदर टी को काम में नहीं लेना, ठीक है ना। अब टी को काम में लेना, सर काम कैसे करें, देखिए अभी इसको काम में कैसे करेंगे भाई, टी तो आएगा जब आप ग्राफ सॉल्व करेंगे तो टी तो आएगा, फिर से आपको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट पर कैसे निकालें, इस पूरे शेप का एरिया आप निकालें। फिर से पिछले क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि हमने जब यहाँ पे लिखा है इक्वल टू यू टी हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, अब यहाँ पर हमने वी माइनस यू को हटा दिया था, याद है ना। इस पर हम किसको हटा देंगे, टी को हटा देंगे। टी को हटाने के लिए एवरेज का काम करेंगे, एवरेज वाला ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है ना। तो थर्ड वाला इक्वेशन, अगर आपको दो इक्वेशन समझ में आई है तो थर्ड वाला इक्वेशन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। काफी बच्चे जो अच्छा काम करते हैं, सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके लिए होमवर्क आप सभी लोग ट्राई करें कि ये डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। दो इक्वेशन मैंने आपको समझा दी, थर्ड वाली इक्वेशन आप घर पे ट्राई कीजिए कि कैसे बनती है। आपको वही करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये एरिया निकालना है फिर से, और एरिया के अंदर इस पर आपको टी को एलिमिनेट कर लेना है, बात समझ आ रही, ठीक है ना। बाकी इसकी न्यूमेरिकल्स और अदर चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना नहीं, थैंक यू।